नमस्कार। साहित्य, कला और संस्कृति की पहली ऑनलाइन वीडियो पत्रिका ताना बाना में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, साहित्य भविष्य की रचना का हिस्सेदार होता है, जबकि फांसीवाद न केवल भविष्य को अस्वीकार करता है बल्कि उसके जन्म लेने को रोकने की कोशिश भी करता है। अतीत का गौरवगान और प्रतिशोध उसकी वैचारिकी होते हैं, जबकि हिंसा और नफरत उसके हथियार। इसीलिए साहित्य के लिए आज फांसीवाद सबसे बड़ी चुनौती है, और अगर वो इससे मुंह फेरता है तो उसे भी भविष्य की भ्रूण हत्या के लिए जिम्मेदार माना जाएगा। इस छोटी सी टिप्पणी के साथ पेश है आज का ताना बाना। आज ताना बाना में आप देखेंगे, क्या साहित्य में दिल्ली का दबदबा है और दिल्ली दूरस्थ रहने वाले रचनाकारों के साथ अन्याय करती है। इस मुद्दे पर एक बहस में हिस्सा लेंगे संजय कुंदन और प्रेम कुमार मणि। वरिष्ठ कवि अशोक वाजपेयी आज अपने स्तंभ दूसरी आवाज में बात कर रहे हैं अज्ञे की जीवनी की। पुस्तक समीक्षा के क्रम में मलयाली कवि के सच्चिदानंदन के कविता संग्रह खोई हुई चीजों की समीक्षा, और अंत में जाने माने व्यंग्यकार ज्ञान चतुर्वेदी का स्तंभ ना काहू से बैर। क्या दिल्ली बाहर के रचनाकारों की उपेक्षा करती है, उनके साथ अन्याय करती है? क्या वो उनकी रचनाओं की देर से या कम नोटिस लेती है? क्या दिल्ली में रहना एक विशेषाधिकार की तरह है? प्रकाशन और पुरस्कारों में क्या दिल्ली का होना लाभप्रद होता है? आज की बहस का यही मुद्दा है, और इसमें हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ हैं दो जाने माने साहित्यकार प्रेम कुमार मणि और संजय कुंदन। तो आइए उनसे इस मुद्दे पर बातचीत करते हैं। ताना बाना में आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रेम कुमार जी, जब भी मुलाकात होती है दिल्ली से दूर शहरों कस्बों में रहने वाले रचनाकारों से, साहित्यकारों से, तो उनके अंदर एक पीड़ा, एक शिकायत रहती है कि दिल्ली उनकी तरफ उस तरह से नहीं देखती है। जो लोग दिल्ली में रहते हैं उन्हें एक सारा ध्यान मिलता है, उनकी रचनाओं को भी, और बाकी जो पुरस्कार और दूसरे तरह की राजनीति होती है उसमें भी अव्वल रहते हैं। क्या इसमें कुछ सच्चाई है? मुकेश जी, मुझसे पूछा जा रहा है? जी, बिल्कुल सच्चाई है। केंद्राभिसारी जो हमारा चरित्र है हमारे समाज का, केंद्र के प्रति अभिसार प्रेम करने वाला केंद्राभिमुख, यह सदियों से रहा है। और कोई कारण तो रहा होगा कि बिल्कुल पहाड़ी इलाके में रहने वाला कालिदास उज्जैनी जाने के लिए एक दबाव कहीं न कहीं से वो अपने पर लाता है। और वो एक तो जो नाटक उन पर लिखा गया है कालिदास के जीवन को लेकर के, हमारे समय के मूर्धन्य नाटककार मोहन राकेश जी का आषाढ़ का एक दिन जो नाटक है, तो वह तो इसी विषय पर है। कालिदास पर भी दबाव बना था कि उज्जैनी जाओ, और उसकी प्रेमिका मल्लिका ने ही यह दबाव बनाया था। आज भी घर के लोग अपना जो अंतर्मन है वह दबाव बनाता है कि अपने लिए दिल्ली में जगह बनाओ। दिल्ली में होने की कई सारी सुविधाएं बिल्कुल बहुत आसानी से मिलती हैं, जैसे उन लोगों से मुलाकातें होती हैं, परिचय होता है, जो कुछ आपको दिला सकते हैं, जो आपको रेखांकित कर सकते हैं, जो आपको पुरस्कार दिला सकते हैं, आपको यात्राएं, आपको सेमिनारों में जगह, कई पुस्तकों के प्रकाशन में मदद दे सकते हैं, कई तरह की सुविधाएं दे सकते हैं। गांव कस्बे के लोगों की पीड़ा यह होती है। मैं खुद ख्याल करता हूं कि मैं कस्बे क्या गांव से आता हूं, छोटे से गांव से, और हम लोग जब 19-20 साल की उम्र में जब साहित्य की दुनिया से थोड़ा परिचित हो रहे थे, तो पहली बार मैंने रघुवीर सहाय जी को पत्र लिखा। और वह पत्र हम लोग लिखते थे कि कहीं से टिकट बचा करके, कोई चिट्ठियां आई होती थी तो उस पर से टिकट किसी तरह से निकाल लेते थे, और थोड़ा एक वह भी जो पोस्ट डाक वाला जो आदमी होता था
तो उससे भी थोड़ी दोस्ती रखते थे कि यार, वो कहता था अपनी जरा हुकूमत, अपना दबदबा जमाने के लिए कि हमने अगर मुहर मार दिया तो चिट्ठी चल ही जाती है। तो यह सब करते हुए हम लोग पत्राचार करते थे, और हम समझ सकते हैं कि हमारे जैसे कितने सारे लोग होंगे, और हम लोगों ने ऐसे दुनिया बनाई थी, ऐसे परिचय अपने सरोकार बढ़ाए थे, परिचय बढ़ाए थे। और जब मैं पहली दफा दिल्ली में गया था, तो दिल्ली लगता था कि मैं भूल जाऊंगा। मुझे मैं जिनके साथ पहली बार गया दिल्ली, वह मुझे छोड़ करके जब चले गए कनॉट प्लेस पर, तो कहाँ मैं उनको खोजूंगा। और जहाँ बड़ी मुश्किल हुई थी थोड़ी, और वह एक गांव कस्बे का लेखक, उस पर इतना दबाव होता है, सब लोग जानते, उसको न बैठना आता है, चाय पीना नहीं आता है, मुंह से कैसे आवाज निकले। पहली बार जब मैं रेणु जी से मिला, तो उन्हें उन्हें देखा कि वो दूध दूध ऐड नहीं करते थे, और कॉफी में और चीनी भी ऐड नहीं करते थे। मुझे लगा कि यही तरीका है, मैंने भी वैसे लिया, और वह उसका बिल्कुल एक कसैला जैसा अजीब किस्म का स्वाद, मुझे लगा कैसे पीते हैं लोग। तो हाँ, ये ये तो प्रेम कुमार जी एक अलग बात हो गई। एक तो एक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की चर्चा आप कर रहे हैं, एक सामाजिक पृष्ठभूमि की चर्चा कर रहे हैं, वो तो एक अलग हिस्सा है ही। लेकिन क्या एक अच्छा रचनाकार कहीं दूरस्थ है तो तब भी क्या दिल्ली उपेक्षा करती है? आप एक अच्छा बिल्कुल। रचनाकार, अच्छी कविताएं लिख रहे हैं, अच्छे उपन्यास लिख रहे हैं, तब भी क्या दिल्ली आपको जो हासिल होना है उसको प्रभावित करती है? जरूर करती है। रेणु जी को प्रभावित उसने तो किया, और भी जो लेखक हैं जो दिल्ली में आज जो दिल्ली में नहीं है या केंद्र से दूर हैं। मैं एक उदाहरण देता हूँ। हमारे एक कुमार अरुण है मित्र, वो उत्तर बिहार में रहते हैं, कहीं छोटी से गांव में रहते हैं, अच्छी कविताएं लिखते हैं। शायद संजय कुंदन जी जानते होंगे कुमार अरुण। वो और उन्हें कहा, वह बूढ़े हो चले हैं, वह 60-65 के हो गए हैं, लेकिन उन्हें कोई नहीं जानता। और उनसे कमतर जो लिखने वाले लोग हैं, अगर दिल्ली में है, इलाहाबाद में है, पटना में है, तो उन्हें लोग जानते हैं। यह तो प्रभाव रहता है, उनकी पीड़ा होती है, वह उनके कई बार उनके व्यक्तित्व को भी प्रभावित करती है। उनमें एक संकोच होता है कि मैं कैसे बोलूंगा, सेमिनार में कैसे बोलूंगा, कैसे किसी से मिलूंगा। उनके व्यक्तित्व को भी प्रभावित करती है, उनके सरोकारों को भी प्रभावित करती है, और कभी कभी उनके लेखन को भी प्रभावित करती है। उनमें एक कभी कभी कुंठा, एक लोकल होने की कुंठा आती है, वह बड़े परिप्रेक्ष्य में वह नहीं देख पाते हैं। उनमें एक जो वैश्विक चेतना होती है, वह उसे नहीं देख पाते हैं। आप देखेंगे कि वह रेणु में गांव में होते हुए भी वह नगर बोध के लेखक थे। वह हमेशा उनका, वह क्यों मैला अंचल में, वह कहती वह जो उनका प्रशांत का बेटा जो है, तो उसको ममता जो है कहती है कि इसे पटना ले चलो, गांव में उसे नहीं रहने देना है, मतलब पटना ले चलो। और वह पटना ले चलो के पीछे कौन सी बात है? यही तो है जी कि वह एक पूरे, अब वह चाहता है कि हम एक वैश्विक बने। और अगर अब दिल्ली की बात, दिल्ली आज एक प्रतीक है कलकत्ता जी, पहले मैं केंद्र समझ गया बना। प्रेमी, मैं समझ गया हाँ, कुंदन जी। ये एक हम आज सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के चलते जो भेदभाव होता है या जो कुंठाएं और हीनता बोध पैदा होता है वो एक अलग चीज है। लेकिन एक अच्छा रचनाकार है, एक अच्छा कवि है, लेखक है, क्या वो अपनी कविताओं का लोहा दिल्ली से नहीं मनवा पाता है? क्या दिल्ली में रहने वाले एक औसत दर्जे का कवि भी प्रतिष्ठा हासिल कर सकता है उसके बनिस्बत जो कस्बों में रह रहा है? नहीं, मैं समझता हूं कि अंततः तो प्रेम जी, ये देर सवाल लगती है। कुंदन जी से, जी कुंदन जी से सवाल। जी, अनम्यूट कर लीजिए कुंदन जी, अनम्यूट कर लीजिए। जी। ये बात एक हद तक सही है कि केंद्र में रहने वाला जो लेखक है वह थोड़ा मतलब अतिरिक्त सुविधाएं पा लेता है। सुविधाएं मतलब साहित्यिक, जो आप प्रतिष्ठा की बात कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि हिंदी साहित्य में यह प्रवृत्ति तो पहले से ही रही है। दिल्ली से पहले देखिए आप, कोई ना कोई केंद्र हमेशा रहा है। अब इलाहाबाद जैसे एक केंद्र था, नई कविता, नई कहानी, ये सारी भाषा इलाहाबाद से शुरू।
80 के आसपास मुझे ऐसा लगता है कि जब रोजी रोटी के लिए मध्य वर्ग का पलायन दिल्ली की तरफ हुआ, जब दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, इस तरह के विश्वविद्यालयों में हिंदी के कई लेखक आए छोटी जगहों से, इसी तरह से यहाँ बड़े बड़े समाचार पत्र समूह थे, बड़े बड़े प्रकाशक, इनका इनका कार्य व्यापार दिल्ली में इनको ज्यादा मुफीद इसलिए लगा क्योंकि यहाँ सारे मंत्रालय थे, तो किताबों की खरीद की डील की सुविधा थी उनको। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे जब मध्यवर्ग जब इलाहाबाद या बनारस जैसे केंद्रों से दिल्ली की ओर आने लगा, तो दिल्ली फिर साहित्यिक केंद्र भी के रूप में भी विकसित हो गया। तो जो महत्व कभी इलाहाबाद का था, जो महत्व कभी बनारस का था, वो समाप्त हो गया और दिल्ली भी एक साहित्यिक केंद्र के रूप में उभर गई। और दिल्ली चूंकि राजधानी है तो यहाँ कई तरह की सुविधाएं हैं। तो इस तरह की बात तो पहले जैसे दिल्ली के बारे में आज जो कहा जाता है, हो सकता है कभी इलाहाबाद के बारे में भी यही स्थिति रही हो सकता है जो इलाहाबाद में जो लेखक रहता हो वो ज्यादा प्रतिष्ठा पाता हो उस दौर में। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं मुकेश जी, कि आज हम जिस दौर में रह रहे हैं, जिस तरह से सोशल मीडिया बड़ा महत्वपूर्ण और निर्णायक हो गया है, अब दिल्ली और इसकी सीमाएं समाप्त हो गई हैं। अब एक बहुत छोटा कवि फेसबुक पे अपनी रचनाएं लिख करके सबकी नजर में तुरंत आ जाता है। इसका एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ। बच्चा लाल उनमें से कवि हैं जो दलित कवि हैं, वो कहाँ रहते हैं किसी को नहीं मालूम। हम लोगों ने उनकी कविताएं पढ़ी और फिर धीरे धीरे उनकी कविता की चर्चा हो गई। दिल्ली में रहना भौतिक रूप से अब शायद उतना महत्वपूर्ण नहीं रह गया जैसे कि पहले था। अभी जो वर्तमान में जो स्थिति है, स्थितियां बहुत बदलती चली जा रही हैं। अब आप देखिए, जैसे मैं कई ऐसे कवियों को जानता हूं जो दिल्ली में रहते हैं लेकिन उनको कोई नहीं जानता। अंततः हिंदी में एक छन्नी काम करती है, थोड़ा बहुत देर होती है लेकिन अंततः अच्छे कवि सामने आ ही जाते हैं। अब संजीव जैसे लेखक कुल्टी में रहते थे, एक कस्बा था, लेकिन उनको धीरे धीरे पहचान मिल गई। दिल्ली में रहने से कई लेखकों को तात्कालिक रूप से भले पहचान अतिरिक्त मिल जाती हो, लेकिन धीरे धीरे हिंदी साहित्य जो व्यापक हिंदी साहित्य है वो उनका मूल्यांकन करके उनको उस छन्नी से छान देता है। तो इसका बहुत मुझे लगता है कि बहुत तात्कालिक महत्व ही होता है। थोड़ी बहुत सुविधाएं मिल जाती हैं कि आप संपादक से सीधे जाकर के मिल सकते हैं। कस्बे के एक लेखक को पहले दिक्कत होती थी, अब हालांकि सोशल मीडिया के दौर में यह बात भी अब बेमानी हो गई है। तो मुझे लगता है कि अब परिदृश्य बहुत बदल गया है और अब उस तरह से केंद्र और इसका धीरे धीरे थोड़ा कम होता जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है। जी, लेकिन कुंदन जी ठीक है, सोशल मीडिया आ गया, डिजिटल मीडिया आ गया, जहां पर आप अपनी कविताएं प्रकाशित कर सकते हैं, लोगों की नजरों में आ सकते हैं। लेकिन जो बाकी गतिविधियां हैं, चाहे वो सभा सेमिनारों में हिस्सेदारी की हो, चाहे वो पुरस्कारों की बात हो, या दूसरे तरह के जो साहित्य से जुड़े आयोजनों, प्रयोजनों, पुरस्कार या दूसरे लाभ के चीजें हों, उनमें तो दिल्ली में बसना एक विशेषाधिकार की तरह हो जाता है। आप संपर्क में रहते हैं, लगातार नेटवर्किंग करते हैं और लॉबिंग करते हैं, उसका लाभ तो वो उठा ही लेते हैं। कस्बे वाला कितनी बार दिल्ली की दौड़ लगाएगा। लॉबीबाज लेखक कस्बे में भी हैं और कई नाम नहीं लेना चाहता, बड़े बड़े लॉबीबाज लेखक कस्बे में रह करके भी उन्होंने बड़े बड़े पुरस्कार हासिल किए हैं और दिल्ली से भी उनका संबंध रहा है। ये ठीक है, थोड़ा बहुत लाभ तो निश्चित रूप से मिलता है क्योंकि जब प्रकाशक यही हैं, समाचार पत्रिकाएं यही हैं और बड़े आलोचक भी विश्वविद्यालयों में हैं, तो थोड़ा उसका अतिरिक्त लाभ मिलता है और एक्सपोजर मिलता है। जो वही मैं साहित्यिक केंद्र वाली बात कर रहा हूँ जो दिल्ली अभी हो गई है, तो उस केंद्र के होने का लाभ मिलता है, निश्चित रूप से मिलता है। क्योंकि आप अब जैसे कि एक बड़ा आलोचक मान लीजिए कभी पटना गया या कोई गया तो वो साल में 1-2 बार जाएगा, लेकिन यहाँ आप उनसे सीधे बात कर सकते हैं, सीधे उनको सुन सकते हैं। यहाँ सेमिनार और इस तरह की गोष्ठियां लगातार होती रहती हैं। लेकिन दिल्ली में कई ऐसे लेखक भी हैं जिनमें मैं अपने को भी शामिल करता हूँ, जिनको इन सब से कोई मतलब नहीं होता। वो अपना काम करते क्योंकि उनका जीवन ही इतना कठिन है। आप खुद पत्रकार हैं, मैं एक पत्रकार की नौकरी करता रहा हूँ। दिल्ली में इतना समय नहीं मिल पाता है कि आप जाकर के इन सब सारी चीजों में हिस्सा लें, तो उनकी भी लगभग वही स्थिति हो जाती है जो एक कस्बे में रह रहे लेखक की होती है। तो अक्सर यही होता है कि वो आदमी इन तरह की सुविधाओं का लाभ लेने वाला एक खास वर्ग होता है जो अगर कस्बे में रहेगा तो वो लाभ लेता रहेगा। डिपेंड ये करता है, मतलब इस पर निर्भर करता है कि वो प्रवृत्ति उसकी कैसी है, लेखक किस तरह का है। तो मुझे लगता है ये लॉबीबाजी, पुरस्कार और ये सारी चीजों का संबंध बहुत ज्यादा
मतलब वो निर्णायक क्यों हो, मतलब साहित्य में आप उनको क्यों महत्व दे रहे हैं? एक लेखक पुरस्कारों से या सेमिनारों में बोल करके और इससे थोड़ी महत्वपूर्ण होता है। अब स्वयं प्रकाश तो बहुत छोटी जगहों पर, छोटी जगह पर रहते थे। प्रभात जैसे कवि राजस्थान के किसी कस्बे में रहते हैं, लेकिन उनकी कविताएं सामने आती रहती हैं। तो ये सारी चीजें, मतलब इसका बहुत ज्यादा महत्व मुझे लगता है कि नहीं है। जी प्रेम कुमार जी, आप कितना सहमत है कुंदन जी से कि दिल्ली में एक एक्सपोजर मिलता है? ठीक है, आप मिल सकते हैं क्योंकि मीडिया का भी केंद्र है, पब्लिशिंग सारी अभी भी दिल्ली में ही केंद्रित है और तमाम अकादमियां वगैरह भी हैं। तो जो लोग इस तरह के फायदे उठाने वाले हैं वो उठाते होंगे, लेकिन अगर आप एक अच्छे रचनाकार हैं तो आज के समय में भले ही कल को बनारस, लखनऊ, इलाहाबाद और भोपाल केंद्र रहे हों, उसी तरह से दिल्ली का भी दबदबा हो आज, लेकिन आज गुंजाइश छोटे कस्बों में रहने वाले रचनाकारों के लिए भी बन गई है। बिल्कुल संजय जी की इस बात से मैं सहमत हूँ कि जो तकनीकी विकास का यह दौर है, खास करके जो इंटरनेट वगैरह के कारण जो हम लोग जुड़े हैं, इसने गांव और शहर की दूरी को तो खत्म किया है। इससे मैं सहमत हूँ और इसे एक बड़ी क्रांति भी मैं समझता हूँ। आज आप दिल्ली में बैठे हैं, मैं पटना में बैठा हूँ और हम लोग मजे में बात कर रहे हैं और जो हमारे सुनने वाले व्यूअर जो हैं वो भी हमसे बात कर रहे हैं। तो यह तकनीक के बदौलत हुआ है, इसने तो प्रभावित किया है। मैं कह रहा था यह भी बात सही है, मैंने कहा था और संजय जी ने भी उसको दोहराया है कि देर सवेर देर लगती है, लेकिन जो सचमुच प्रतिभा होती है उसको आप बहुत दिनों तक छिपा करके नहीं रख सकते हैं। और किसी भी जमाने में प्रतिभाएं कभी देर तक नहीं चुकते हैं। वह प्रतिभा को ठीक है कि एक जगह मिलती है, अंततः केंद्र में ही जगह मिलती है। वह जब जब तक केंद्र में जगह नहीं मिलती है तब तक उसे वह एक सार्वदेशिकता, उसे एक बड़ा वातावरण नहीं मिल पाता है। और जो जिनमें प्रतिभा है दिल्ली छोड़ दें, हम केंद्र की बात बार बार कर रहे हैं। दिल्ली तो आज है, वो ठीक कभी बनारस रहा, कभी इलाहाबाद रहा, कलकत्ता भी रहा, लाहौर केंद्र था हिंदी का। तो आज आज वह दिल्ली है। लेकिन आप देखें कि केंद्र में बार बार न्योता मिला। हमारे जो हमने पढ़ा है तुलसीदास को, तुलसीदास जी वहां नहीं गए और अपने कुटिया में बैठ करके वो बनारस और अयोध्या के बीच डोलते हुए, और बहुत सुविधाएं उन्हें हासिल नहीं थी, जैसा कि उन पर जो काम किया है जिन लोगों ने, उनके अनुसार चौथे पद में जाकर के उन्हें थोड़ा कुछ मठ की सुविधा मिली थी, महंती मिली थी थोड़े दिन के लिए, लेकिन बहुत संघर्ष किया उन्होंने। तो वह उपेक्षा में और सुखी रहे और वहीं उनका रचनाकार निर्मित हुआ। तो कभी कभी केंद्र जो है वह जो सुविधाएं हैं उसके लेखन को मार भी देती है। रेणु हो, हमने रेणु को देखा, इसलिए बार बार मैं उदाहरण दे रहा हूँ रेणु को। और भी जो बड़े लेखक हैं, हम लोग जैसे हैं, संजय कुंदन जी हैं, वह अपने कस्बे और जो छोटे शहर में, जैसे पटना से रहे हैं, मैं तो गांव से रहा हूँ, तो जब लिखना होता है तो हम अपने मिजाज को वहीं ले जाते हैं, और वह दिल्ली में बैठ कर के लिखें या पटना में बैठ कर के लिखें, क्योंकि हम फिर वह हमारा रचनाकार उर्वर नहीं हो पाता है। तो प्रेम जी, क्या ये जो छोटे शहरों के रचनाकार ये शिकायत करते हैं, क्या ये उनकी कुंठा है? क्या उनको लगता है कि ये उनकी अपनी धारणा बन गई है कि दिल्ली जाओगे तभी आप वैतरणी पार कर पाओगे? कुंठा तो नहीं है, ऐसा हम नहीं कहें, क्योंकि यह सब झेला है। एक संकोच उनके मन में तो रहता है ना कि हम कैसे मिलेंगे नामवर जी से, हम कैसे नहीं, मिलेंगे संकोच की बात मुकेश जी अलग है। से। मैं नहीं, हाँ, मैं संकोच की बात नहीं कर रहा था। मान्यता दिल्ली देती है या कोई केंद्र जो है वो वहां से, क्योंकि बड़े बड़े आलोचक वहां हैं, वहां से मान्यता मिलती है, स्वीकृति मिलती है। एक तो जन स्वीकृति की बात है, कबीर को और तुलसी को किसी की मान्यता की जरूरत नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आज के समुदाय, आज के समय में आलोचकों की एक सत्ता है, मीडिया की एक सत्ता है। इन सत्ताओं से स्वीकृति मिलना
एक बड़ा जरूरी हो गया है आपके यश कीर्ति में वृद्धि के लिए। आप उनसे आलोचकों और महंतों की स्वीकृति मिले न मिले, यदि आप में दम है तो एक समय उनको एक पहचान मिलती ही है। वह मुक्तिबोध को मरणोपरांत पहचान मिली। एक तरह से वह उनके जीवन में वह पहचान नहीं मिली जिसके वह अधिकारी थे। तो इससे क्या हो जाता है, वह तो बिल्कुल दूरस्थ स्थानों में रहे और बिल्कुल हास्य की जगहों पर रहे। तो अब लेखक अगर होता है, उसमें दम है, तो अंततः पहचान उसे मिलती है। और मैं इससे असहमत हूँ कि वह उनमें कोई कुंठा होती है। हम लोग भी गांव में रहे हैं, हम लोग कुंठित नहीं थे। हम लोग को कुछ तो सुविधाएं ज्यादा मिलती थी कि यह हम ज्यादा एकांत, ज्यादा पढ़ने का अवसर, सोचने का अवसर, कम लोग मिलने आते थे। जैसे यह जो कोरोना का दौर था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। क्यों अच्छा लगता था? कि कोई तंग नहीं करता था, न कहीं बुलाता था और न कोई घर आता था। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता था। गांव में रहता था तो वहां भी यह एक सुविधा थी कि वहां एकांत पढ़ने का ज्यादा समय मिलता था और सोचने और लिखने का भी ज्यादा समय मिलता था। तो यह कुछ सुविधाएं भी वहां है। और दिल्ली या और ऐसे बड़े केंद्रों में रहिए तो वहां एक आतंक है। अब आतंक का भीड़ कहिए, भीड़ मैं कहूँ, आतंक शब्द शायद गलत मैंने कहा। उस भीड़ में आदमी, उसका रचनाकार धीरे धीरे दबने लगता है। वह प्रतिष्ठा भले उसको, वह वहाँ क्या कहे, मार्केटिंग होती है, लेकिन रचनाएं वहां कुंठित होते जाती हैं। और यहाँ रचना, जिसको कुंठित शब्द मैं नहीं कहूंगा, जो कस्बों में गांव में बैठते हैं तो वह रचना रचना तो करते हैं, लेकिन उसकी मार्केटिंग नहीं हो पाती है वहां से। यह एक द्वंद्व तो है। और मैं संजय जी की इस बात से सहमत हूँ कि वह दौर अब नए तकनीक के दौर में खत्म भी हो रहा है। संजय जी, मार्केटिंग शब्द का इस्तेमाल किया प्रेम कुमार जी ने। हम सब जानते हैं कि ये जमाना मार्केटिंग का तो है, पहले भी रहा होगा, लेकिन आज जितना है उतना कभी नहीं था। और शायद आने वाले समय में और भी ज्यादा इसका महत्व हो जाएगा, क्योंकि आप जितने आपकी नेटवर्क है, जितना संपर्क है, आप अच्छे कवि बेशक हों, लेकिन अगर आप ये नहीं करते हैं तो आपको हो सकता है मरणोपरांत स्वीकृति मिल जाए, जैसे मुक्तिबोध जी को मिली, या ऐसे बहुत सारे और रचनाकार आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आप में, आपके रचनाओं में भी दम है और आप ये भी करना जानते हैं, ये भी कर सकते हैं, तो आप दोगुनी रफ्तार से आगे बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल। मार्केटिंग मार्केटिंग शब्द चलिए थोड़ा सा नकारात्मक लगता जरूर है, लेकिन कई बार होता है कि कई लेखक अपनी रचना को प्रकाशित करने में बड़े उदासीन होते हैं। कुछ लेखक ऐसे भी होते हैं, पहले तो होते थे, तो उनको थोड़ा नुकसान हो जाता था। लेकिन एक इसका दूसरा पहलू भी है जो इधर देखा जा रहा है कि कुछ लेखक जब मार्केटिंग ज्यादा करने लगते हैं तो वो एक्सपोज भी हो जाते हैं, क्योंकि उनकी रचनाएं के साथ साथ उनकी जो कमियां हैं वो भी सामने आ जाती हैं। तो इसका दोनों पहलू है। कुछ लोग ज्यादा मार्केटिंग करने से बहुत लोग एक्सपोज भी हो गए। और ठीक है, कुछ ऐसे लोग, पता नहीं, हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जो बिल्कुल उदासीन हों मार्केटिंग उस तरह में, बात है, उनको थोड़ा नुकसान तो होता है, यह बात सही है। उन पर थोड़ा देर से ध्यान जाता है, ये कटु सत्य है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके साथ बिल्कुल अन्याय होता हो और वो बिल्कुल अलक्षित रह जाते हों। धीरे धीरे वो आ जाते हैं सामने, थोड़ा समय लगता है, लेकिन इस शिकायत को समाप्त करने का कोई रास्ता है क्या? कोई समाधान दिखता है आपको कि ये जो केंद्रीय व्यवस्था है ये बदलती रहेगी, केंद्र बदलते रह सकते हैं, और जहां केंद्र जाएगा उसी के साथ ये सारी चीजें जाएंगी, और लेखकों को, रचनाकारों को केंद्र का ध्यान रखकर अपने काम भी करने पड़ेंगे? या सिर्फ अगर ये आप फायदे नहीं चाहते तो अपने रचना कर्म करते रहिए, जब जैसी स्वीकृति आनी होगी आती रहेगी? देखिए, केंद्र तो अपने आप कमजोर हो रहा है। जो बात मैंने शुरू में कही कि अभी जिस तकनीक का जो दौर है, यह दौर केंद्र को कमजोर कर देगा, अपने आप कमजोर कर देगा। क्योंकि अब वो स्थिति रही नहीं। अब हर किसी के पास प्रकाशन की सुविधा है, इतने तरह के समझिए वेबसाइट हैं, ब्लॉग हैं, इसके जरिए तरह तरह के मतलब मंच उपलब्ध हो रहे हैं लोगों को।
और अब वह दौर भी नहीं रहा कि अब उस तरह के, अभी तो फिलहाल ऐसा नहीं लगता कि कोई एक ही दो व्यक्तित्व इतने मतलब इतना ऊंचा व्यक्तित्व है कि लोग उसी से स्वीकृति चाहें। यह स्थिति भी अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। बीच में ऐसी स्थिति बन गई थी कि अमुक व्यक्ति अगर आपको स्वीकृति दे रहा है तो आप स्वीकृत हो गए, नहीं तो स्वीकृत नहीं हुए। लोगों में इस वजह से थोड़ी कुंठा हो जाती थी कि उन्होंने मुझे बड़ा लेखक नहीं कहा, अमुक आलोचक ने ये नहीं कहा। लेकिन अब मुझे लगता है कि अब स्थितियां काफी इधर बदली हैं। आप कह रहे हैं कि मठ भी उजड़ रहे हैं और मठाधीश भी खंडित हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मठ भी कमजोर हो गए हैं और मठाधीश भी धीरे धीरे कम हो रहे हैं। कुछ नए छोटे मठाधीश पैदा हो रहे हैं, लेकिन वो इतने ज्यादा है कि धीरे धीरे चीजें एक तरह से डाइल्यूट हो गई है। मतलब अब मठाधीश बनने की भी सुविधा हर किसी को हो गई है। तो इससे क्या होता है कि जब ज्यादा मठाधीश हो जाएंगे तो कोई मठाधीश नहीं रहेगा। मठाधीश का भी महत्व तभी है जब एक या दो मठाधीश हो। अब तो छोटे छोटे भी कई मठाधीश सब लोग समझ रहे हैं अपने को। तो ये चीजें एक तरह से कमजोर कर रही हैं। ये सारी जो शक्ति संरचना एक तरह से आप कह सकते हैं जो बन गई थी, वो संरचना कमजोर हो गई और तकनीक ने उसको बिल्कुल अब ये कर दिया और एक नई तरह की स्थिति अब उभरेगी। अभी उभरी नहीं है, अभी थोड़ा सा संक्रमण का दौर जैसा लग रहा है। आने वाले समय में नया एक साहित्यिक परिदृश्य उभरेगा, ऐसा मुझे दिख रहा है। उसमें इस तकनीक का बहुत बड़ा योगदान है। तो इसमें शायद इस तरह की बहस अब खत्म हो जाएगी। ऐसा मुझे लगता है कि दिल्ली बनाम कस्बा या इस तरह की चीजें अब धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। प्रेम कुमार जी, ये थोड़ा सा मैं इसको और थोड़ा आगे ले जाना चाहता हूँ। मठ और मठाधीश, हो सकता है कि वो मठाधीश जो कई बड़े नाम थे कुछ समय पहले तक, अब वो ना रहे हों, लेकिन मठ अब शिफ्ट कर रहे हैं सत्ता के साथ। जिस तरफ सत्ता चली गई वो सत्ता अपने नए मठ और मठाधीश बना रही है। तो ये कहना क्या जल्दबाजी नहीं होगी कि अब मठ नहीं है या मठाधीश नहीं है? पहले भी मठाधीश इसलिए होते थे कि सत्ता के साथ उनके संबंध थे, अपनी व्यक्तिगत ऊंचाई भी थी उनकी, अपनी एक विद्वत्ता भी थी, लेकिन आज शायद इसके बिना भी सत्ता के सहयोग से ये काम हो रहा है। देखिए, मठ के लिए तो एक जो मठाधीश होते हैं उनमें एक मैनेजरियल स्किल तो उनमें होता ही है। और वह ठीक कह रहे हैं कि जो मठ जो चलते थे उनके लिए भी कुछ जरूरी चीजें होती थी जिनके कारण उनके मठ चलते थे। वो यात्राएं, पुरस्कार, कुछ पद प्रतिष्ठा, कुछ रचनाएं छपती थी। सारे चीजें धीरे धीरे पत्रिकाएं खत्म हो रही हैं, इसलिए संपादकों का एक जो मठ था वो तो लगभग ध्वस्त हो गया है। हिंदी में आज कोई वैसी पत्रिका नहीं है जिसमें छप करके लोग एक राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित हो जाता था। जैसे हम लोगों के जमाने में सारिका, हिंदुस्तान, कर्मयुग, दिनमान, ये सब ऐसी पत्रिकाएं थी जिसमें अगर एक दो रचना छप गई तो आपको लगभग हिंदी इलाके के सारे लोग जानने लगते थे कि अरे हाँ फलाना वो तो, अरे कर्मयुग में उनका छपा था, सारिका में छपा था, दिनमान में छपा था। वैसे आज कोई अंतिम तो उसकी एक कड़ी थी हंस, जो राजेंद्र जी निकालते थे। अब उसने भी अपना वह प्रतिष्ठा लगभग अब उसकी नहीं रही है। और इसकी प्रतिष्ठा जब नहीं रही है तो इसमें एक मूल कारण है हमारे तकनीक का। आज जो बहसें हो रही हैं फेसबुक पर हो रही हैं, ब्लॉग पर हो रही हैं और ऐसे चीजों पर हो रही हैं, वह किसी भी बड़ी पत्रिका में आप देख लीजिए। हम नाम लेना ठीक नहीं होगा, लेकिन कुछ ऐसे जो नए या जो सरंजाम है जो हमारे तकनीक के जो मंच हैं, इस पर जो आ रहे हैं जो चीजें, जैसे आपका यह प्रोग्राम भी जो आ रहा है, तो इसे बहुत सारे लोग देखते हैं, बहुत सारे लोग इससे जुड़ते हैं, बहुत सारे लोग इससे अपने को ऊर्जावान बनाते हैं। और ये चीजें ही वह ठीक उन्होंने कहा कि जो शक्ति संरचना, जो संजय जी ने एक शब्द दिया, वह शक्ति संरचना जो था वो पहले का वह बिखर रहा है और इसके कारण वो मठाधीश वगैरह भी धीरे धीरे कमजोर हुए हैं। उसके पीछे कारण उनका कोई ऐसा कुछ नहीं है। आज अगर आप कोई पत्रिका में किसी की कविता नहीं छपती है, अगर उसने अपने फेसबुक पर भी डाल दिया और कविता में दम है, तो धीरे धीरे वह उसे एक चर्चा मिल जाती है, स्वीकृति उस पर चर्चा होती है, बहस होती है और एक बड़े समूह में, एक बड़े पाठक वर्ग के बीच वह कहीं ना कहीं से एक दूसरे से लोग शेयर कर लेते हैं कुछ। आप यह संभव किया है हमारे तकनीक ने, इसलिए मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ
कि अब उस तरह से केंद्र नहीं रहेंगे, मठ और मठाधीश दोनों, मठ, केंद्र और मठ एक ही चीज है, तो वह मठ जब टूटेंगे तो मठाधीश भी टूटेंगे। क्या हुआ है गांव में, गांव में हमारे तकनीक ने क्या किया कि वो वहां से हल खत्म हो गया, हल जब खत्म हुआ तो हलवाहे भी खत्म हो गए और बैल भी खत्म हो गए। वैसे ही अब यहाँ जब जो मठ खत्म होंगे तो मठाधीश भी खत्म होंगे और उनके पीछे जो शक्तियां थी वो भी खत्म होंगी। तो यह एक अच्छी स्थिति आ रही है। और ठीक संजय जी को फिर मैं कोट करूंगा, उन्होंने कहा कि स्थिति अभी आई नहीं है, आने वाली है। वाकई यह हम एक अच्छे भविष्य की ओर जा रहे हैं। हम बहुत आशावान हैं कि हम एक बेहतर भविष्य की तरफ जा रहे हैं। और मैं समझता हूं कि यह गांव कस्बों में जो बैठे हुए हैं हमारे रचनाकार, उनके लिए एक अच्छा समय आ रहा है। वह उन्हें अब उदास होने की जरूरत नहीं है, उनके दिन बस आने वाले ही हैं। मैं सबसे अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनके बेहतर दिन आने वाले हैं। अब उसको मैं टाइप मत कीजिएगा राजनीति से, लेकिन उनके सुनहले दिन आने वाले हैं, इसलिए कि अब उन्हें कोई दबा नहीं सकता है, उन्हें चर्चा से बाहर नहीं रखा जा सकता है। जी, अंतिम सवाल है कुंदन जी। एक तो मठ खत्म हो रहे हैं, थोड़ा मेरी असहमति है। मठ तो नए बनेंगे, बनाने वाले भी रहेंगे, उन्हें मठों की जरूरत है, मठाधीशी की भी जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे पुरस्कार और अपने तरह की संस्कृति का निर्माण करना, अपने पक्ष में साहित्य का निर्माण करना, ये सिलसिला तो चलेगा। लेकिन उपेक्षा बोध क्या ये तकनीक खत्म कर देगी आने वाले चंद वर्षों में, या ये केंद्र अपने को नए रूप में खड़ा करके फिर अपनी सत्ता को थोड़ा मजबूत करने में कामयाब हो जाएंगे? देखिए, मैंने इस बारे में मैंने एक बात कही कि मठ खत्म नहीं हुए हैं, मठ इतने ज्यादा हो गए हैं कि उनका महत्व खत्म हो गया है, मतलब डाइल्यूट हो गया है। अब छोटे छोटे मठ हुए, छोटे छोटे मठाधीश भी हैं। मैं कई ऐसे कवि हैं जिन्होंने, इनका एक संग्रह मुश्किल से आया नहीं कि उन्होंने अपना एक मठ खोल लिया है। दूसरी बात एक मैं कहना चाह रहा हूं कि सुकृति का तंत्र बदल गया है या उसका स्वरूप बदल गया है। अब ऐसा नहीं रह गया है कि एक कोई केंद्रीय स्वीकृति जैसी चीज नहीं है, अब कई समानांतर स्वीकृतियां चल रही हैं। जैसे आपको मैं बताऊं, एक बहुत दिलचस्प बात है कि युवा कवियों से बात करने पर मुझे पता चला कि एक युवा कवि, अब तो उतने युवा नहीं है, वो बहुत लोकप्रिय हैं युवा कवियों में। तो मुझे लगा कि वो कैसे लोकप्रिय है, ये मैंने जानने की कोशिश की कि वो क्यों लोकप्रिय है। क्योंकि उन पर किसी आलोचक ने नहीं लिखा, वो मतलब ऐसे उनकी चर्चा भी नहीं होती है। तो उन्होंने कहा कि अरे आप नहीं जानते हैं, फेसबुक पे जितने कवि हैं, नए लड़के हैं, उनके वो स्टार हैं। तो मुझे लगता है कि कई पैरेलल स्टार होंगे। कुछ लोग फेसबुक पे स्वीकृत होंगे, कुछ लोग पत्रिकाओं के जरिए स्वीकृत होंगे, उनके युवाओं के अलग कवि होंगे, कुछ मुख्यधारा के कवि होंगे, कुछ प्रो गवर्नमेंट कवि होंगे, कुछ प्रतिरोध के कवि होंगे। तो ये अब स्थिति आने वाली है। अब वो जो केंद्रीयता है, एक खास तरह की बिल्कुल मोनोलिथिक जैसा कुछ कुछ, वो अब खत्म हो गया है साहित्य में। सबके अपने अपने कवि होंगे, अपने अपने कथाकार होंगे। तो सुकृति का पूरा मामला ही बदल गया है अब। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक नया परिदृश्य आने वाला है, वो देखिए कितना मतलब रोचक होने वाला है वो परिदृश्य। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते हैं दिल्ली का ये दबदबा कब तक चलता है, और जो जिस नए परिदृश्य की बात कर रहे हैं संजय, वो कब तक आता है और किस रूप में आता है, अच्छे दिन किस तरह से आते हैं, ये इसका इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का आज की बातचीत के लिए, धन्यवाद। हिंदी के शीर्षस्थ साहित्यकारों में से एक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन यज्ञ पर एक वृहत जीवनी आई है। अक्षय मुकुल द्वारा लिखित ये जीवनी उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के विभिन्न पहलुओं पर रोशनी डालती है। वरिष्ठ कवि अशोक वाजपेयी आज इस जीवनी के महत्व को रेखांकित कर रहे हैं। पेश है उनका स्तंभ, दूसरी आवाज। मित्रों, आज मैं दूसरी आवाज में एक वृहद जीवनी के बारे में बात करना चाहता हूं।
जो संयोगवश एक हिंदी के बड़े लेखक की जीवनी है। वो लिखी गई अंग्रेजी में है और वो इतनी बड़ी है कि उसमें मूल जीवनी तो लगभग 565 पृष्ठों की है, बड़े आकार की, और उसमें 200 से अधिक पृष्ठ संदर्भों और संदर्भ सूची के। तो कुल मिलाकर ये लगभग 800 पृष्ठों की जीवनी है। अंग्रेजी में लिखी है अक्षय मुकुल ने, और उसका नाम है राइटर, रिबल, सोल्जर, लवर, द मेनी लाइव्स ऑफ अ गे। जैसा कि हम सब लोग जानते ही हैं, और संभवतः युवा लोगों को इतना पता न होगा कि 20वीं शताब्दी में हिंदी साहित्य में संभवतः सबसे अधिक विवाद अज्ञे को लेकर हुई। उनको लेकर अफवाहें, उनके कुपाठ, उनकी दुर्व्याख्याएं, उन पर प्रहार, उनकी वफादारी, ईमानदारी, व्यक्तिगत संबंधों को लेकर अनेक तरह के प्रवाद होते रहे, और अज्ञे अप्रतिहत भाव से अपने काम में लगे रहे। बड़े लेखक तो हिंदी में और भी बाहर हुए हैं, मसलन निराला, प्रेमचंद, प्रसाद, पर अज्ञे की शीर्ष स्थानीयता कुछ अनोखी है। वो हिंदी के बड़े कवियों में एक है, वो हिंदी के बड़े उपन्यासकारों में एक है, वो हिंदी के बड़े कहानीकारों में एक है, वो हिंदी के बड़े आलोचकों में एक है, वो हिंदी के साहित्य संपादकों में एक है, वो हिंदी के युवा कवियों को आगे लाने में अद्वितीय हैं। वे अद्भुत यात्रा वृत्तांतकार हैं। उन्होंने दिनमान जैसी पत्रिका का प्रकाशन और संपादन किया। तो अज्ञे बहुत सारी विधाओं में एक साथ सक्रिय व्यक्ति थे, और उनकी जिंदगी बहुत रंगारंग है। उसमें उतार चढ़ाव हैं, लेकिन एक बात जो अक्षय मुकुल ने इतना शोध कर सत्यापित की है, ये है कि हर हालत में उन्होंने एक लेखक की जिंदगी बसर की। वो सैनिक भी हुए और विद्रोही भी हुए और प्रेमी भी हुए, लेकिन मानो इन सब का एक ही लक्ष्य था, साहित्य। और ये काफी अनहोनी बात थी। शेखर एक जीवनी जब लिखा गया, वो जेल में थे, 3 बरस जेल में थे, और उन्होंने अपना मुकदमा लड़ा। इसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां थी, उनको बहुत दूर किया है इस जीवनी ने कि कैसे अज्ञे ने स्वयं अपना मुकदमा बहुत तर्क संगत और तथ्य संगत ढंग से लड़ा। उनके बहुत सारे प्रेम संबंध हुए, कम से कम 2 विवाह हुए। इस सब को समेटते हुए एक ऐसी जीवनी लिखी गई है जिसमें तथ्यों का इतना सटीक संकलन है, जो हमारे यहाँ जीवनीकारों के लिए लगभग आदर्श है। मैं नहीं समझता कि इतनी बड़ी जीवनी किसी भारतीय लेखक की, रविंद्रनाथ को छोड़ दें, लिखी गई होगी किसी भी भाषा में। ये अंग्रेजी में लिखी गई है, लेकिन जैसा मैंने कहा 800 से अधिक पृष्ठों की बड़े आकार में
जो सजिल्द संस्करण है वो 1000 रुपए के करीब का है, और जो पेपरबैक संस्करण है वो और भी कम होगा, मुझे ठीक से पता नहीं उसका दाम कितना है। कहते हैं कि इसका जो सजिल्द संस्करण है, यानी उसका पहली खेप तो बिक गई है, वो अब बाजार में नहीं मिल रहा है संभवतः। उसका हिंदी भी पेंगुइन जल्दी ही प्रकाशित करेंगे, उसके प्रकाशक पेंगुइन हैं। एक लेखक को इतने बारीक ढंग से जानना, उसके संघर्ष को, उसकी विडंबनाओं को, उसके अंतर विरोधों को, एक रोमांचक अनुभव है, और ये लगभग एक उपन्यास की तरह पठनीय है। यद्यपि जिस व्यक्ति ने लिखी है वो पत्रकार रहे हैं, पहले उन्होंने गीता प्रेस पर एक पुस्तक लिखी थी और अब ये दूसरी पुस्तक। और महत्वपूर्ण बल्कि दिलचस्प बात यह है कि ये जीवनी लिखने का ख्याल उनको आया कुमार गंधर्व से एक बातचीत में। कुमार जी लौटे थे देवास थोड़े दिन पहले, अज्ञे के 75वें वर्षगांठ पर उन्होंने दिल्ली में गाया था और वो अज्ञे को याद कर रहे थे। कुमार गंधर्व का अज्ञे को याद करना वो कारण बना जिससे अक्षय मुकुल के मन में ये आया कि वो अज्ञे की जीवनी लिखें। उन्होंने 5-6 बरस से ज़्यादा शायद इसमें लगाए हैं और सारे संसार से सूत्रों को खोजा है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से, रॉकफेलर से, हार्वर्ड विश्वविद्यालय से, जहाँ जहाँ उनको अज्ञे से संबंधित कोई संदर्भ की जानकारी थी वो उन्होंने जमा की है, और तथ्य और तर्क और संदर्भ के आधार पर ही ये जीवनी लिखी गई है। मैं समझता हूँ कि हिंदी लेखक को और अज्ञे जैसे बड़े लेखक को ऐसी जीवनी एक बहुत ही सार्थक, प्रासंगिक और पठनीय प्रणति है, उसे जरूर पढ़ना चाहिए। मलयालम के कवि के सच्चिदानंदन हिंदी के पाठकों के लिए अपरिचित नहीं हैं। अनुवाद के जरिए वो उनकी कविताओं का स्वाद लेते रहे हैं। हाल में उनकी कविताओं का संग्रह खोई हुई चीजों के नाम से प्रकाशित हुआ है। जानी मानी कवयित्री अनामिका ने उनकी कविताओं को अंग्रेजी से अनुवाद किया है। जाने माने समालोचक प्रोफेसर अपूर्वानंद हमारे साथ हैं, तो आइए उनसे इस कविता संग्रह पर बात करते हैं। ताना बाना में आपका स्वागत है अपूर्वानंद जी। नमस्ते। के सच्चिदानंदन एक ऐसे कवि हैं जिनका हिंदी के साथ भी बड़ा गहरा नाता है। वो एक पुल की तरह हैं। अगर हम देखें, बहुत कम साहित्यकार हैं दूसरी भाषाओं के जो इस तरह से हिंदी से जुड़े हुए हैं और हिंदी को रिपोर्ट भी करते रहे हैं, हिंदी साहित्य जगत में जो कुछ होता रहा है। लेकिन बतौर कवि इस कविता संग्रह के जरिए वो किस तरह से नजर आते हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आपने सच्चिदानंदन के बारे में बिल्कुल ठीक कहा है कि वे हिंदी के पाठकों के लिए परिचित नाम हैं, क्योंकि उनकी कविताएं बीच बीच में अनुवाद की शक्ल में पढ़ी जाती रही हैं और वे लोकप्रिय कवि हैं। उनके अनुवादों का संग्रह भी पहले प्रकाशित हुआ है। फिर भी यह संग्रह एक बहुत सुविचारित संकलन है, और जैसा आपने देखा होगा कि इसका अनुवाद अनामिका ने किया है, जो हिंदी की कवयित्री हैं, और अनुवाद वे करती रही हैं दूसरी भाषाओं से, और उन्होंने इसकी भूमिका भी लिखी है इस किताब की, और वह इस किताब को अधिक महत्वपूर्ण बनाती क्योंकि उन्होंने उस पूरी प्रक्रिया का वर्णन किया है, जिस प्रक्रिया में उन्होंने चुनाव किया कविताओं का और उसके बाद अनुवाद किया। तो इस संग्रह से जो दिखलाई पड़ता है, सच्चिदानंदन का एक पूरा रूप दिखलाई पड़ता है।
वह है एक बहुश्रुत बहुपठित व्यक्ति का, और सिर्फ बहुश्रुत बहुपठित नहीं बल्कि जो अनेक संस्कृतियों में एक साथ विचरण कर सकता है। तो आपको इसमें अनेक संदर्भ मिलेंगे जो सिर्फ भारतीय संस्कृतियों के नहीं हैं बल्कि भारतीयेतर संस्कृतियों के संदर्भ भी हैं। तो एक ऐसे कवि से हमारा परिचय होता है, एक ऐसा स्वर जिसे आप विश्व स्वर कह सकते हैं। वह सिर्फ भारतीय नहीं है, वह सिर्फ मलयालम का नहीं है, वह एक विश्व स्वर है। इस रूप में यह संग्रह मुझे बहुत आकर्षित करता है कि इसकी जो संवेदना है वह अंतर्राष्ट्रीय संवेदना है, एक वैश्विक संवेदना है। जी, इसमें एक इन कविताओं का एक अलग सा आस्वाद है, अलग तरह की चेतना, अलग तरह के बिंब, और एक तरह का एक मैं कहूँगा कि रहस्यमयता भी इसमें है। क्या आपने भी ऐसा महसूस किया है? हाँ, इस संग्रह को पढ़ते हुए अनेक कविताओं में ऐसा लगेगा कि हमें सीधे अर्थ नहीं मिल रहा है, बिंबों के अर्थ नहीं खुल रहे हैं, चित्रों के अर्थ नहीं खुल रहे हैं, और उनके साथ काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ कविताएं लंबी हैं और उन कविताओं में कुछ चित्र बहुत स्पष्ट होते हैं लेकिन कुछ बहुत जटिल हो जाते हैं। तो रहस्यमयता उससे उभरती है। वह रहस्य ऐसा नहीं है जिसको आप आध्यात्मिक रहस्य कहें, हालांकि वो भी बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन वो भाषा का रहस्य है। कविता जो रहस्य अपने भीतर रचती है ताकि आपको यह भ्रम ना हो जाए या यह दावा आप ना कर सकें कि आप पूरा अर्थ जान सकते हैं किसी चीज़ का। अर्थ फिर भी आपके हाथ से कुछ दूर ही रहेगा। तो पाठक को इस बात का एहसास दिलाना कि भाषा के भीतर एक रहस्य है और उस रहस्य का भेदन आप पूरी तरह से नहीं कर सकते। इसलिए कवि कुछ ऐसे बिंब, कुछ ऐसे चित्रों की रचना करता है, ऐसी श्रृंखला बनाता है जिनका पूरा मानी हासिल कर लेना एक ही बार में संभव नहीं है। यह इसमें कई कविताओं में, लेकिन कई कविताएं बहुत सरल सीधी हैं। अब जैसे जब ललदेद बोली सीमाओं के खिलाफ, आपके ध्यान में यह कविता होगी। इस कविता को ही आप देखिए, लेकिन इसके कुछ चित्रों को देखिए। जैसे यह जो चित्र है, तमतमाती झील से निकला एक अजब सा शिशु, मगरमच्छ की देह और 1000 ड्रैगन मुंह लिए हुए, 10,000 पंजों पर झूल रहे थे उसके मृत बच्चे। जब भी निकलता जहर उसकी इस बटी हुई जिह्वा से, लड़ने लगते भाई भाई, गायब हो जाते छपाके में केसर और चंदन के पेड़। अब अगर हम इसमें यह चाहेंगे कि केसर और चंदन के पेड़ किस चीज़ के प्रतीक हैं, मगरमच्छ किस चीज़ का प्रतीक है, ड्रैगन की देह और 1000 ड्रैगन मुंह क्यों हैं, तो फिर इस प्रकार हम अर्थ नहीं कर सकते हैं कविता का। तो कविता कैसे पढ़ी जाए इसकी भी एक सीख मिलती चलती है। जी, लेकिन मैं ये कहूँगा कि न केवल शब्दों के अर्थों या बिंबों के जरिए उन्होंने ये रहस्य बुना है, बल्कि जो उनके कहने का अंदाज है, कहन शैली है, उससे भी कुछ कुछ रहस्यमयता अनायास ही बनती चली जाती है उसमें। हाँ, क्राफ्ट के स्तर पर मैं कह रहा हूँ। भाषा में एक संभावना है जिसको आप रहस्यमयता कह रहे हैं, उसको मैं ये कह रहा हूँ। जैसे आप इस कविता को देख लें, बहुत छोटी सी कविता, अलिखित कविता। मैं एक कविता जो अब तक लिखी न गई, बहुतेरे कवियों की उंगलियों के पोर तक मैंने की यात्रा, पर स्वप्न तक लौटी अव्यक्त प्रेम की तरह, क्योंकि लिपि नहीं थी मेरी कोई भी। भाषा से मुझे डर नहीं जब तक है उसमें भविष्य काल, एक दिन पालूंगा मैं शब्द अपने, अचकचाया एक बच्चा देखेगा कोई पतवार, खुलकर धीरे धीरे उड़ती हुई खाली पन्ने पर एक नए तारे के नीचे। तो यह जो है, भाषा से मुझे डर नहीं जब तक है उसमें भविष्य काल। संभवतः आप जो कहना चाह रहे हैं वह यहाँ पर है कि भाषा में जो रहस्य रचा जाता है वो दरअसल भविष्य काल है, और उसमें एक विश्वास है कि एक दिन मुझे अपने शब्द मिल जाएंगे। जो यहाँ कहा जा रहा है कि एक दिन पा लूंगा मैं शब्द अपने।
जी, ये कविताएं चूंकि अंग्रेजी से अनुवाद हुई हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि जो मलयालम का आस्वाद है वो कहीं हम मिस करते हैं? मैंने मिस किया। क्या आपको लगता है? बल्कि कई बार मुझे ये भी लगा कि कहीं कहीं भोजपुरी के शब्द बहुत प्रयोग में आए हैं, उनसे वो और थोड़ा सा मलयालम से दूर हो जाती है। क्या आपको ये महसूस हुआ? नहीं, यह तो आप छूट अनुवादक को देनी पड़ेगी, और अनामिका ने शुरू में ही स्पष्ट कर दिया है कि उन्होंने, और वो भोजपुरी नहीं है क्योंकि मुजफ्फरपुर की वो हैं और मुजफ्फरपुर में भोजपुरी नहीं बोली जाती है, तो वो अपनी भाषा के का अंदाज भी ला रही हैं, उसकी भंगिमा भी ला रही हैं, उसके शब्द भी ला रही हैं। तो अनामिका की छवि आपको बहुत जगह इसमें मिलेगी क्योंकि वो खुद भी कवयित्री हैं, तो वो जिस तरह शब्दों का इस्तेमाल करती हैं, भाषा का इस्तेमाल करती हैं, वो है। अनुवादक के रूप में हो सकता है मेरा उनसे थोड़ा मतभेद हो, क्योंकि मैंने भी सच्चिदानंदन की कुछ कविताओं का अनुवाद किया है, तो मैं उनकी वैसे पुनर्रचना नहीं करना चाहूँगा जैसे अनामिका ने कुछ कविताओं की होगी, लेकिन अनुवाद को लेकर अलग अलग रवैये हैं, और जो भूमिका ही है अनामिका की, वो स्पष्ट करती है कि वो रवैये क्या हैं, उन्होंने कौन सा रवैया चुना है। चूंकि सच्चिदानंदन स्वयं अनुवाद करते हैं, यह बात भी लिखी हुई है, मलयालम से उन्होंने अपनी कविताओं का खुद अंग्रेजी में अनुवाद किया है, तो सच्चिदानंदन तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि वह उनकी भाषा के निकट हो, लेकिन अब ये दोहरी दूरी पर चली गई है, यानी पहले तो मलयालम से अंग्रेजी, फिर अंग्रेजी से हिंदी, और यह चीज़ अनामिका ने नहीं लिखी है इसमें। मैं खोज रहा था, और अगर मुझसे छूट गया हो तो आप बताएंगे कि क्या वे कवि के साथ बैठी हैं, क्योंकि अनुवाद की एक प्रक्रिया वह भी है जिसमें आप कवि की भाषा नहीं जानती हैं, लेकिन कवि के साथ आप बैठ के लगाती हैं अपने अनुवादों के साथ, क्योंकि सच्चिदानंद हिंदी उतनी जानते हैं। तो यह इसके बारे में अनामिका ने नहीं लिखा है, तो जाहिर है कि मलयालम से ये काफ़ी दूर चली गई हैं, मलयालम के आस्वाद से। लेकिन यह बात भी अनामिका ने लिखी है इसमें कि खुद सच्चिदानंदन वैसी कविताओं का अनुवाद नहीं करते हैं जिनमें उनकी संस्कृति या उनकी भाषा के संदर्भ बहुत ज़्यादा, यानी मलयालम के संदर्भ जो आप बिना उस संस्कृति से बहुत परिचित हुए नहीं खोल सकेंगे। तो सच्चिदानंदन स्वयं सावधानी बरतते हैं कि वैसी कविताओं का अनुवाद ना करें। तो वह भी एक सावधानी बरती गई है, लेकिन मैं आपसे इस बात को लेकर सहमत हूँ कि आप जब अंग्रेजी अनुवाद पढ़ेंगे तो उसमें जो स्वाद मिलेगा वह इसमें नहीं मिलेगा। यह एक तरह से इसमें अनामिका की छाप भी है। जी, एक कविता है जिसका जिक्र मैं करना चाहता हूँ, इरोम शर्मिला की कविता है। गांव की पहाड़ी पर एक झलक देखे गए अनाम फूल की तरह, बालू में धंसा पड़ा है मेरा बचपन, भारी वर्षा से लपलप हुई कागज की नाव सा, पतझड़ की अंतिम पीली पत्तियों जैसी हैं मेरी कविताएं, राइफल के छूटने की प्रतिध्वनियों से माफी में बदल गए मेरे बच्चे, वापस लौटेंगे हहाते हुए, खून की बारिश बन बरसेंगे नरक के सिपाहियों के ऊपर, मैं नहीं होंगी पर मेरी आशा ठठेगी। बिल्कुल, अनेक प्रकार की कविताएं हैं, अनेक छटाएं हैं इनमें। अब जैसे नरक की रपट, इस कविता को आप याद कीजिए, पृष्ठ संख्या 81 पर है। नरक की फर्श पर मोज़ैक है, उसकी छत पर कंक्रीट, नरक पर राज है एक आदमी का, जनतंत्र पहुंचा नहीं वहां अब तक। ये एक सामान्य घर, निम्न मध्यवित्त परिवार का घर। यह एक गद्य कविता है, नरक की रपट, 2 पृष्ठों की है। ऐसा नहीं है कि ईश्वर कभी नरक की ओर अभिमुख नहीं होता, कभी कभी वह आता है आकृति में मर्द की, जब मर्द दौरे पर हो, या औरत के भेष में जब बाहर हो औरत, आता है वह जैसे याद दिलाना एक स्वप्न की तरह कि प्रेम अब भी नहीं है असंभव। तो एक तरह की कविता यह है। लेकिन एक दूसरी तरह की जो ललदा दिवाली कविता का जिक्र मैंने किया, या
एक वह जो हिरोशिमा पर लिखी गई कविता है, यानी बहुत स्पष्ट रूप से राजनीतिक कविता जी भी है यहाँ पर। और वियतनाम वाली कविता भी है। वियतनाम के बम से भागती हुई 11 बरस की दुबली बच्ची हो तुम, सूखे पत्तों से पटी गलियां जब तुम्हारे गांव की जल उठी तो तुम नंगी ही भागी। जी वो जो मशहूर नापाम बम वाली तस्वीर है, बिल्कुल, उसमें वो बच्ची भाग रही है और उस तस्वीर को लेकर है, हिरोशिमा को लेकर है। तो मैं जो शुरू में कह रहा था कि आप पूरी दुनिया को इसमें महसूस कर सकते हैं। या फिर यह कविता जो बहुत ही वान गाव के जूते, वह कविता भी आपको याद है जी वान गाव के जूते वाली तस्वीर भी आपको याद होगी, वह कलाकृति उन जूतों की। और उसमें दो चित्रकार हैं, एक वान गॉग हैं और दूसरे रेने मार्गरेट, तो दोनों हैं। तो फिर कलाएं किस तरह एक दूसरे से संवाद करती हैं। एक कवि है लेकिन वह कविता लिख रहा है वान गॉग के जूतों पर, और उस जूते को जब देखता है, ध्यान से देखो इस जोड़े को, उसका पसीना और धूल और कीचड़ जिसमें काम किया उसने, देखो वह घास जहाँ लेटा हुआ, सड़े हुए आलू जो वह खाता रहा, वगैरह वगैरह। सुबकते रहे जूते जब तक दोबारा न पैदा हुए, टांगे बनकर रेने मार्गरेट की उन तस्वीरों में। तो अब ये जूते पर है, लेकिन वह आपको एक दूसरे तस्वीर की तरफ ले जाती है। तो विविधता बहुत है इसमें। या विविधता रेंज की बात आपने ठीक कही, क्योंकि आपको पाब्लो नेरुदा से लेकर और कबीर तक, और जैसा अभी आपने वान गॉग का जिक्र किया, और मोजार्ट भी है इसमें, ये तमाम जो जी आपको इनके अपनी कविताओं में किस तरह से उन्होंने इस्तेमाल किया है या उनके जरिए अपनी बात कही है, बड़ा दिलचस्प है। इसीलिए मैंने कहा कि इस संग्रह को पढ़ते हुए आप एक बहुश्रुत, बहुपठित, एक ऐसे व्यक्ति जिसके अंदर यात्राएं हैं, भ्रमण है, और वह सिर्फ भौगोलिक यात्राएं नहीं है बल्कि संस्कृतियों की यात्राएं हैं, इनका पूरा एहसास होता है। कवि का जो काम है कविता में पूरे संसार के सृष्टि, वह इस संग्रह में वह सृष्टि आपको दिखलाई पड़ती है। जी अंत में मैं एक कविता पढ़ना चाहता हूँ, बड़ी दिलचस्प लगी मुझे ये। उत्फुल्ल होठ ये तुम्हारे और मुझे पागल कर देते हैं, बार बार मैं लौट आता हूँ उन तक जैसे शराब तक कोई पियक्कड़, तुम्हारे सुदृढ़ स्तनों तक लौट आता हूं मैं जैसे कि कोई भक्त कुलदेवी की प्रतिमा तक, तुम्हारी सुलगती हुई नाभि तक यज्ञ कुंड की समिधा सा लौटता हूं। पहला मनुष्य तुम्हें अर्पित, तुम पहली और अंतिम स्त्री हो, अग्निगर्भ अनंत और कालातीत, आदिवासी गांव में यूं ही खिला जपा पुष्प हूं, जपता सहस्त्र नाम, गोदी में वापस जाने को की साध में बेहल। या फिर जी आप राष्ट्रवाद वाली दुनिया में है, राष्ट्रवाद जो भौगोलिक राष्ट्रवाद है, तो नक्शे शीर्षक कविता भी बहुत मानीखेज कविता है। स्कूल में जो भी मानचित्र में बनाता था उनमें दिल्ली पाकिस्तान में थी, एम्स्टर्डम जर्मनी में, और फिजी अटलांटिक में। जब भूख लगती थी मुझको, मैं खा लेता था थोड़ा सा अफ्रीका, और वासु के लिए तोड़ लेता था ऑस्ट्रेलिया। रात को इटली हमें मार देता ठोकर और चिलेफण काट लेता था। मोहम्मद से मैंने बांटे थे थोड़े से नंबर जो मैंने भूगोल में पाए थे। यात्राएं करने लगा मैं बड़ा होकर, महामहिम नक्शे से कितनी अलग थी सचमुच की जगहें। नीली रेखाएं उमड़ती हुई नदी थी और हरे बिंदु वन लहलहाते हुए, और सारी खाली जगहों में लोग, पशु पक्षी, पहाड़, रात, कविता थी। अब कोई नक्शे से खेल रहा है, भूखंड चीरता तोड़ता हुआ, फिर से चिपकाता हुआ और मोड़ता मरोड़ता हुआ, धमक भरी एक छड़ी झमकाता सिखा रहा है दुनिया को भूगोल इतिहास। तो जो नक्शे में बांटना है और जो वास्तविक दुनिया है, जो दरअसल नदी है, लोग है, पशु पक्षी है, पहाड़ है, रात है, कविता है। जी बिल्कुल, ये कवि के एक विविधता, रेंज, उनका अध्ययन, ज्ञान
और सरहदों के पार किस तरह वो विचरता है, ये तमाम चीजें इस कविता संग्रह में आप देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अपूर्वानंद जी इस संग्रह पर बातचीत करने के लिए, धन्यवाद। कमीशन का एक खास स्वाद होता है और कमीशन खोरी की भूख कभी खत्म नहीं होती। कमीशन खोर अपना हिस्सा लगातार बढ़ाता जाता है और लाभार्थी भूखा का भूखा रह जाता है। जाने माने व्यंग्यकार ज्ञान चतुर्वेदी आज कमीशन खोरी की इसी प्रवृत्ति पर कटाक्ष कर रहे हैं। देखते हैं उनका स्तंभ ना काहू से बैर। मेरी रचना का शीर्षक है भूख है कि मिटती ही नहीं। एक बड़ा सा बंगला है, कल्पना करिए, संपन्नता वाला बंगला है। अंदर एक बूढ़ी औरत रहती है, पैसे वाली है। उसके चपरासी रोटी लेके बाहर आता है और कुत्ते को डालता है। कुल सीन ये है, समझिए। तो चपरासी के हाथ में रोटी है, वो बाहर आता है और मालकिन चूँकि पुण्य कमाने में विश्वास करती है तो उसने रोटी लेके भेजा है उसको। चपरासी ने उसी में से आधी रोटी एक टुकड़ा काट लिया और बाकी की रोटी कुत्ते को दे दी। कुत्ते ने उसे प्रश्नवाचक निगाह से देखा, ये क्या है, तू मेरी रोटी में से खा रहा है? उसने कहा, ये टुकड़ा तो मेरा कमीशन है भाई साहब। कुत्ता आदमी नहीं है, उसे कमीशन शब्द का अर्थ नहीं मालूम। तो उसने कहा, कमीशन? हाँ, ये टुकड़ा मेरा कमीशन है। तो क्या कमीशन बाकी रोटी से ज़्यादा स्वादिष्ट होता है? हाँ, ये बहुत स्वादिष्ट होता है, पर कुत्तों को कमीशन का पता नहीं है, उसका स्वाद पता नहीं है। इसकी स्वाद ग्रंथियाँ केवल आदमी के मुंह में पाई जाती हैं। कभी हमें भी कमीशन खिलवाओ ना साहब, कुत्ते ने कहा। तू बाप है मेरा? अच्छा, मान लो कि कभी मैं तेरा बाप बन ही गया तो तब तो तू खिलाएगा ना? कुत्ते ने बोला, बेले जवान पर कंट्रोल कर कुत्ते के बच्चे। क्षमा करना, मैंने सोचा कि मौका पड़ने पर आदमी गधे को ही बाप बनाता है तो शायद कभी मेरा नंबर भी आ जाए, तब तो खिलाओगे मुझे कमीशन। चपरासी ने उसे घूर कर देखा। कुत्ते ने निगाहें झुका ली। चपरासी ने कहा, अहम संतुष्ट हुआ कि चलो आंख तो झुका रहा है। देख, चपरासी ने उसे समझाया कमीशन का गणित। देख, मैं तुझे रोज रोज इस बंगले से रोटियां दिलवा सकता हूँ। बुढ़िया बड़ी दयालु है, मुझ पर खास भरोसा करती है। मैं कोशिश करूं तो मैं तुझे घी चुपड़ी रोटियां भी खिलवा सकता हूं। बोल, खाएगा? कुत्ते ने मुंह उठाकर देखा, कृतज्ञता की, पूंछ हिलानी शुरू कर दी। अकेले पूंछ हिलाने से काम नहीं चलेगा भाई साहब, मेरा कमीशन फिक्स कर ले पहले। तुझे मिलने वाली हर रोटी में मेरा कमीशन होगा। बोल, मंजूर है तेरे? पर मुझे रोज़ रोज़ रोटी तो मिलेगी ना साहब, घी चुपड़ी वो भी। कुत्ते ने आशा और उत्साह से पूछा। कुत्ते की शक्ल उस गरीब आदमी जैसी निकल आई। कुत्ते की शक्ल उस आदमी जैसी, गरीब आदमी जैसी निकल आई जिसे किसी सरकारी योजना से अपने अच्छे दिन आने की उम्मीद आ रही हो। बिल्कुल तेरे दिन बदल जाएंगे, बैठे बैठे रोटी मिलेगी। बस ये तय कर दे कि इस रोटी में मेरा हिस्सा क्या होगा। कुत्ता राजी हो गया। और देख, आदमी ने कहा, याद रखना, मेरा हिस्सा तुझे मिलने वाली रोटी के टुकड़े से बड़ा रहेगा, कमीशन बड़ा होगा मूल चीज़ से। बोल, मंजूर है? चपरासी की शर्त है कि 3/4 रोटी का कमीशन वो खाएगा, 1/4 रोटी से तुझे भूख बढ़ानी, अपनी भूख तुझे उसी से बुझानी होगी। आदमी की भूख कुत्ते से ज़्यादा है। कुत्ते ने पाँव फैलाकर दंडवत सा कहा, पर साहब 1/4 टुकड़े से हमारा पेट कैसे भरेगा? क्यों नहीं भरेगा? अरे मैं तेरे लिए 2 रोटियां लाऊंगा, मैं तो कहूँगा 3 रोटियां हैं, कुत्ता बड़ा भूखा है, तो तेरी तो बन जाएगी ना 1 रोटी के बराबर का, टुकड़े टुकड़े करके। मालिक, मैं सचमुच में बहुत भूखा हूँ यार, तो यहीं से तुझे खाना है क्या? यहाँ से जो मिले ले जा, बाकी कहीं और देख। पूरी रोटी की तमन्ना है तो भाग यहाँ से। 20 कुत्ते भूखे घूम रहे हैं, वो कहेंगे हमें जो मिल जाए मिल जाए, तो हम तो किसी से भी सौदा फिट कर लेंगे रोटी का। कुत्ता आदमी की नस नस पहचानता है। रोटी के सौदे में आदमी कितना और किस हद तक कुत्ता हो सकता है वो पहचानने लगा है। नहीं सर, मैं राजी हूँ, आप जो दिला दें। अब कुत्ता रोज
उस बंगले के फाटक के समक्ष खड़ा मिलता है। बंगले की मालकिन रोज ही उसके लिए रोटी भिजवाती है। रोटियों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। अब तो उसे 3 रोटी भी कभी कभी दे देती है। कहती है भूखा होगा बेचारा। चपरासी कुत्ते के लिए 3 रोटियां ले जाता है, 3 डालता है। हिसाब में यही चढ़ती हैं, ऑडिट में यही लिखा रहता है। फिर भी कुत्ता भूखे का भूखा है। रोटियां कम नहीं, पर कुत्ता भूखा रह जाता है, क्योंकि आदमी की भूख कभी मिटती ही नहीं। धन्यवाद। ताना बाना में आज बस इतना ही। ताना बाना का आज का अंक आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहता है। आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें tanabaana@sathhindi.com पर भेज सकते हैं। और अब मुझे अनुमति दीजिए, अगले रविवार को रात 9 बजे मैं आपसे फिर मुखातिब होऊंगा ताना बाना के नए अंक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।